Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on components of substation. तो इस वीडियो में हम सबस्टेशन के कौन से कंपोनेंट्स है देन उसका फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. So after watching this video you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of low voltage AC distribution system. जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके अंडर में डिफरेंट सबस्टेशंस आते हैं ये आपको इस वीडियो से और इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. एंड द लर्निंग आउटकम इज कंसिडर द फैक्टर्स while डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ साइट सिलेक्शन ऑफ सबस्टेशन. अगर हमें सबस्टेशन के लिए कोई साइट सिलेक्शन करनी है, लोकेशन फाइनलाइज करना है, देन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करके उस साइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ये हमें इस वीडियो से सीखने को मिलेगा. एंड हमें कंपोनेंट्स कौन से हैं सबस्टेशन के एंड उसके फंक्शन क्या है ये भी इस वीडियो से सीखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं साइट सिलेक्शन फॉर द सबस्टेशन. Factors considering while deciding the location of site selection of substation. Following are the factors to be considered while deciding the location of site selection of substation. जब भी हमें site selection करना होगा तब हमें इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा. सबसे पहले नियर टू द लोड सेंटर होना चाहिए सबस्टेशन. द सबस्टेशन शुड बी लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर to reduce the cost of transmission and distribution line and also reduce the losses. जो सबस्टेशन है वो हमारे लोड से नज़दीक होना चाहिए ताकि हमें जो ट्रांसमिशन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी यूज़ हो रही है उसका कॉस्ट कैसे लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन हमें कम लगेंगी. और अगर ट्रांसमिशन लाइन कम है तो लॉसेस भी उसमें कम रहेंगे. लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो लॉसेस भी ज़्यादा रहेंगे. दैट्स वाई सबस्टेशन नियर होना चाहिए लोड सेंटर के. easy access transmission line, there should be easy access for incoming and outgoing line. जो हमारी लाइन होंगी ट्रांसमिशन लाइन वो इजीली हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन को एक्सेस कर पाएंगे ऐसी होनी चाहिए. स्पेस अवेलेबल, द सफिशिएंट स्पेस शुड बी अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट. जो सबस्टेशन होना चाहिए उसका जो स्पेस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि उतने स्पेस में जितने भी सबस्टेशन के इक्विपमेंट होते हैं वो इजीली हम लगा सके. सो स्पेस अवेलेबल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है. देन atmospheric condition, the atmospheric condition in the area of substation should be clean and dry. आप जिस एरिया में सबस्टेशन को बनाना चाहते हो वो एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वो क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. easy access toward the substation, there should be easy access toward the substation for the transportation of equipment and manpower. आप जिस जगह सबस्टेशन को बनाने वाले हो उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली आप अवेलेबल कर पाओ या उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब व्हीकल आता है तो वो उस जगह पे आना चाहिए, उतनी जगह होनी चाहिए और उस एरिया में आपको मैन पावर भी मिलना चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन. तो ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ सबस्टेशन. अगेन सॉइल कंसिडरेशन, जब भी आप कोई एरिया में सबस्टेशन डालने जाओगे तो उस एरिया का सॉइल टेस्टिंग करना ज़रूरी है. द सॉइल सिलेक्टेड फॉर द सबस्टेशन शुड बी हार्ड सो दैट इट कैन सेंड हैवी इक्विपमेंट. जो साइट सिलेक्शन करोगे तब उस एरिया का आपको सॉइल देखना पड़ेगा, वो हार्ड होना चाहिए ताकि वो सारे इक्विपमेंट्स को क्या करे, हेवीली उस इक्विपमेंट को कंसिडर कर सके या पकड़ के रख सके. फिर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सबस्टेशन. सबस्टेशन में जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उस इक्विपमेंट्स की हम लिस्ट भी देखेंगे और उस इक्विपमेंट्स के क्या फंक्शन है ये भी हम इस स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट वन इज द बस बार. बस बार इज अ कॉमन कंडक्टर टू विच इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन्स आर कनेक्टेड.
बस बार इज मेड अप ऑफ ACSR कंडक्टर। बस बार एक लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों भी लाइन कनेक्टेड होती है और वो ACSR कंडक्टर से बनती है। ACSR इज अ सिंगल वायर कंडक्टर, दैट्स वाई। सिंगल वायर होता है क्या? नहीं, सॉलिड में सिंगल वायर होता है, ACSR में मल्टीपल वायर्स होते हैं, दैट्स वाई वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट बस बार यूज्ड इन द सबस्टेशन। हम सबस्टेशन में डिफरेंट टाइप्स के बस बार यूज करते हैं। देन पावर ट्रांसफार्मर, द फंक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनकमिंग वोल्टेज टू आउटगोइंग वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अगेन, सबस्टेशन में जो वोल्टेज आता है वो हम देन डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचाते हैं, तो सबस्टेशन में हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ता है या कभी भी डिमांड के हिसाब से स्टेप अप भी करना पड़ता है। तो पावर ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज के लिए यूज होता है और उसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होंगी? कांस्टेंट होंगी। लाइटनिंग अरेस्टर, it is provided for the protection of substation transformer etc against lightning shock. It is also called as a surge diverter. अगर आपने कभी सबस्टेशन देखा होगा तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट सबस्टेशन में लगा होता है दैट इज द लाइटनिंग अरेस्टर। क्यों लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के पहले लगा होता है? क्योंकि रेनी सीजन में जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है उसमें हेवी करंट होता है, वो क्या करता है? इक्विपमेंट्स को डैमेज कर देता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? उस हेवी करंट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंडिंग कर देता है और वो सारे इक्विपमेंट्स का प्रोटेक्शन करता है। तो इसको सर्ज डाइवर्टर भी हम कहते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर ये प्रोटेक्शन डिवाइस के तरह यूज होता है फॉर द ट्रांसफार्मर एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ द सबस्टेशन। Again, earthing switch. The earthing switch is used for the protection of substation. Also, it is used for the safety purpose. Earthing switch closed during maintenance to discharge the charges. जब भी आपके सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो पावर बंद करने के बाद भी उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए अर्थिंग स्विच यूज होता है ताकि बाकी लोगों का एंड सबस्टेशन का प्रोटेक्शन हो फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ ह्यूमन एंड द इक्विपमेंट्स ऑफ सबस्टेशन ऑल्सो। आइसोलेटर, द फंक्शन ऑफ आइसोलेटर इज यूज टू आइसोलेट द सर्किट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो आइसोलेटर उसको आइसोलेट कर देता है, सर्किट को आइसोलेट कर देता है ताकि बाकी इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो। रिले, अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो रिले क्या करता है? सिग्नल देता है ताकि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर सके। इट इज़ अ डिवाइस विच सेंस द फॉल्ट, प्रोवाइड द ट्रिप सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। रिले पहले फॉल्ट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद वो सिग्नल देता है किसको? सर्किट ब्रेकर को। देन सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देगा ताकि फॉल्ट आने के वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन के अदर इक्विपमेंट्स है या सबस्टेशन के अदर इक्विपमेंट्स है वो भी डैमेज ना हो पाए। तो रिले इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्शन डिवाइसेस। Then circuit breaker, it is a protective device which open or close the circuit whenever any fault or short circuit occur to protect the equipment. जब भी रिले सिग्नल देता है तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट को ओपन करता है और फॉल्ट क्लियर होने के बाद सर्किट को क्लोज भी करता है। तो जब ओपन करता है तब क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई नहीं होता है। दैट्स वाई जो बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज होने से बचते हैं और जैसे ही फॉल्ट क्लियर हो जाता है वो सर्किट को अगेन क्लोज कर देता है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई हो सके। सो सर्किट ब्रेकर दोनों भी कंडीशन में यूज होता है। देन इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर, दीज आर यूज फॉर द मेजरमेंट पर्पज एंड ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज जस्ट लाइक अ CT एंड PT। तो करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एज अ इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दैट इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एंड करंट ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको स्टेप डाउन करने के लिए, करंट को कम करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज फॉर द
substation. Then control room, it is a room like a structure consideration near to switch yard which central panel is installed, जो पूरे सबस्टेशन का कंट्रोल जो है, जो रिले को ऑपरेट करना है, सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करना है, ये सारा जो फंक्शनिंग होता है, पूरे ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है, तो ये सारे इक्विपमेंट्स को ऑपरेट किया जाता है बाय यूजिंग द कंट्रोल रूम. वहाँ पे एक सेंट्रल पैनल इंस्टॉल्ड होता है नियर टू द स्विच यार्ड. उससे पूरे पैनल के वजह से पूरे कंट्रोल रूम को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. इन कंट्रोल रूम वेरियस कंट्रोल बाय यूजिंग पैनल, तो वेरियस कंपोनेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द पैनल. एंड द लास्ट दैट इज द कंपोनेंट बचा है, दैट इज द control panel. It consists of different type of relay to detect different fault occurring in the substation or transmission line. कंट्रोल पैनल में डिफरेंट टाइप ऑफ रिले यूज़ होते हैं जो फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं. देन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है कि फॉल्ट कौन से सिस्टम में आया है बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल. पहले के ज़माने में जैसे पीएलसी स्काडा वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कंट्रोल रूम में ही वो इंस्टॉल्ड होता है, तो आपको डायरेक्टली सिस्टम पता चलती है या इक्विपमेंट पता चलता है जहाँ रिले सिग्नल देता है ताकि वहाँ पे फॉल्ट हो. पहले फॉल्ट होते थे तो फॉल्ट को ढूंढने के लिए टाइम निकल जाता था. अभी बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल, पीएलसी स्काडा, फॉल्ट इजीली आप डिटेक्ट कर पाते हो. सो अब हम देखेंगे समरी. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, साइट सिलेक्शन ऑफ सबस्टेशन के लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं ये हमने देखा. देन हमने लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स देखे हैं सबस्टेशन के, देन उसके फंक्शन क्या होते हैं ये भी हमने इस वीडियो में देखा है. अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई PO1 हमने यहाँ पे सेटिस्फाई किया है. आपको यहाँ से सबस्टेशन का बेसिक नॉलेज मिल रहा है. देन PO6 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जब भी आप माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तो माइक्रो प्रोजेक्ट में अगर आपको टास्क है कि मॉडल बनाना है सबस्टेशन का, सो आपको ये नॉलेज होगा इस वीडियो से कि सबस्टेशन क्या होता है. देन आप इजीली उसको बना पाओगे, दैट्स वाई PO6 भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है. देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप MSCB में वर्क करते हो या पावर सिस्टम पे वर्क करते हो तो आपका सबस्टेशन का नॉलेज यहाँ पे क्लियर हो रहा है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ होने वाला है. दैट्स वाई PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन अगेन PSO2 सेटिस्फाई हो रहा है. अवर PSO2 इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. यू नो द नॉलेज ऑफ पावर सिस्टम विच इज गेट इट फ्रॉम दिस वीडियो. दैट्स वाई आपका PSO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.